नमस्कार। बजट 2023 आकांक्षाओं का बजट, इच्छाओं का बजट, और इस बजट पर हमारी है पूरी नजर। और इस बजट पर लगातार हम आपके साथ अब जुड़े रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं और आप भी कहीं मत जाइएगा। हम इसकी शुरुआत करें अपने मेहमानों से, आपको मिलाएं, अपना पैनल आपको दिखाएं, वो गेस्ट, वो पैनलिस्ट जो कि आपकी इस बजट की समस्याओं को डीकोड करके आप तक बड़े आसान भाषा में लेकर आने वाले। सिद्धार्थ शर्मा जी जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, इन सभी का इस खास दिन पे स्वागत है। बस थोड़ा ही समय बचा हुआ है और आप इस वक्त जागरण न्यू मीडिया के दूसरे स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए शुक्रिया। ये बजट आपको कैसा दिख रहा है? लोक लुभावन बजट दिख रहा है कि आम आदमी जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसा कर हमें कुछ इंडिकेशंस मिले हैं, इस मिडिल क्लास को इस बार राहत मिलने वाली है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो शायद बढ़ेंगी? ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट बजट है इस साल का, बिकॉज गवर्नमेंट के सामने दो बहुत बड़े चैलेंजेस आए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए पॉपुलिस्टिक बजट बनाना ही पड़ेगा, सो दैट दे कैन टेक केयर कि जो भी लिक्विडिटी सक हुई है मार्केट्स में वो वापस आ जाए। बट एट द सेम टाइम सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट है जो 6.2 से उसको 5.8% पे करना है, करेंट अकाउंट डेफिसिट है जो कि उसको 2% पे लेकर आना है, इन्फ्लेशन है जिस पे ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं और जिस पे देखा जा रहा है कि जो कि 5.5% के आसपास आ जाएगी। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो फिगर्स हैं उनको कम करना है। तो इन दोनों को उस इक्विलिब्रियम को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार को इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, सो दैट एक साइड कंजम्पशन बहुत बढ़ जाए जिससे ग्रोथ आ जाए, बट एट द सेम टाइम जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है वो बहुत क्लियर, अपने बैंडविड्थ के अंदर आ जाए। तो ऐसा देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि सबसे पहले एक आम आदमी के लिए राहत ज़रूर आएगी, जिसमें टैक्सेशन स्लैब में बेसिकली माना जा रहा है कि 2.5 लाख से इंक्रीज़ करके 5 लाख कर दिया जाएगा, जहां टैक्स एग्जेम्पशन की बात करी जा रही है। एटीसी के बेनिफिट्स को लेके बहुत बात करी जा रही है, जहां 1.5 लाख को इंक्रीज़ करके 2 लाख की बात करी जा रही है, सो दैट एक आम आदमी के लिए उसके पास पैसा खर्च करने की जो कैपेसिटी है, जिसको परचेजिंग पावर बोलते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाए और उसके पास एक ऐसी ज़िंदगी जी सके जहाँ पे उसके जो गोल्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी हो पाए, एंड एट द सेम टाइम जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उस पर भी ध्यान दिया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स को रैशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी पुराने स्पीकर्स ने बोला कि China +1 स्ट्रैटेजीज आ रही हैं, जिसके कारण आपको इंटरनेशनल FDIs को अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली इस स्टेज पे जहां कंट्री को ग्रोथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उस समय फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स जो ऑलरेडी रैशनलाइज्ड है उसको और रैशनलाइज करने की बात करी जा रही है, सो दैट मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग बेस PLI स्कीम्स, सेमीकंडक्टर्स ग्रोथ कैन टेक प्लेस इन दिस कंट्री, सो दैट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ग्रोथ भी आ सके बहुत सुचारू तरीके से। सिद्धार्थ जी, हाय, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ जी, अगर देखें तो जिस तरह से हमने देखा कि डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम उतना स्ट्रांग नहीं चल पा रहा है गवर्नमेंट का, क्या कुछ लगता है FY 24 के लिए गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट को कुछ शक्ति दे पाएगी? ऑलरेडी बहुत काम गवर्नमेंट इस बजट में FY 23-24 में काम कर रही है, और गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी PSUs के डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात करी है, चाहे वो कॉनकोर हो, चाहे वो BPCL है। LIC के डिसइन्वेस्टमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आई थी, बट अगर हम साइड रख दिया जाए तो जो 1.5 लाख करोड़ का जो डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात करी जा रही है, जिस तरीके से सरकार अपनी पॉलिसीज़ को रैशनलाइज कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट्स को कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी लेकर आ रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसइन्वेस्टमेंट्स होगा। और FY 23-24 के अंदर आप उस डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स को और उसकी अकम्पलिशमेंट को बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे। स्पेसिफिकली जो बहुत बड़ी PSUs है जिनके डिसइन्वेस्टमेंट की बात काफ़ी टाइम से चल रही है, वो डिसइन्वेस्टमेंट्स की भी प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे इन FY 23-24, बिकॉज सरकार ने काफ़ी पुरानी गलतियों से सीख लिया है कि डिसइन्वेस्टमेंट में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, उस इश्यूज़ को किस तरीके से रैशनलाइज किया जा सके, सो दैट वो इश्यूज़ दोबारा
दोबारा ना आए और डिसइन्वेस्टमेंट के साथ साथ ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को हम प्रॉपर्ली अचीव कर पाएँ, जिससे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स दोबारा आ सके इन नवरत्नाज में, मिनी नवरत्नाज में, और लोगों के लिए फ्री फ्लोट ज़्यादा खुल सके। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, जिस तरह का एफआईज का आउटफ्लो चल रहा है इंडिया में, सर ये क्या दर्शाता है कि एफआईज हमारे देश की इकोनॉमी को तो अच्छा रेट कर रहे हैं लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट को रेट नहीं कर रहे, क्या रीजन है सर? सर जो एफआईआईज का जो आउटफ्लो है उसका प्राइमरी कॉज बस ये है कि यूएस के जो यूएस ट्रेजरी है वो बढ़ रही है, यूएस स्ट्रांग हो रही है, जिसके कारण वो जो पैसा है वो जाके यूएस में इन्वेस्ट हो रहा है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एफआईआईज की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इंडियन मार्केट्स में। अगर इनफैक्ट अगर दिसंबर नवंबर का डेटा देखा जाए तो डीआईआईज ने बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया है। एफआईआईज का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो दिन पर दिन कम होता जा रहा है, जिससे एक रेजिलियंस दिख के आ रही है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो इंडियन इन्वेस्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये जो एफआईआईज का जो आउटफ्लो है ये थोड़े टाइम और चलेगा, उसके बाद आप खुद देख पाएंगे कि जितना का सारा ये जो आउटफ्लो जो हुआ है ये वापस आएगा इमर्जिंग कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया जो है वो मेजर पार्टिसिपेंट बनेगी अलॉन्ग विद चाइना, जहाँ पे आएगा और इन्वेस्टमेंट्स दोबारा जाके इनफ्लो आने स्टार्ट हो जाएंगे हमारी कंट्री में। सिद्धार्थ जी, ऐसा डेटा जो कि एफआईआईज या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आज फाइनेंस मिनिस्टर से सुनना चाहते हैं जिसकी वजह से एफआईआईज इंडिया में वापस आ सके, आज की बात कर रहा हूं। अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन बदल दी जाए और अगर इस तरीके से बना दी जाए कि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली बन जाए, लेट्स से अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को दोनों को रैशनलाइज करके 10% बना दिया जाए, जो अभी शॉर्ट टर्म 15% है, अगर ये जैसे ही रैशनलाइजेशन हो जाएगा आप देखेंगे कि एफआईआईज का इन्फ्लो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे और आप देखेंगे कि मार्केट्स रिएक्ट कर जाएंगे पॉजिटिवली। बिल्कुल सैम, अगर ऐसा हो गया ना तो आज मार्केट को रोक नहीं पाएंगे। अगर जैसा कि सिद्धार्थ जी बता रहे, 156 अंक ऊपर चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल 17,000। अगर वो एक्चुअली सिद्धार्थ जी जो बात कर रहे हैं वो मार्केट के अभी जो र्यूमर चल रही थी उसके विपरीत कह रहे हैं कि मार्केट डरा हुआ था पिछले एक वीक से कि शायद कैपिटल गेन की जो रेट है वो बढ़ सकती है। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों 10% पर आ जाएं। सिद्धार्थ जी, अगर ऐसा हो जाता है तो सर मार्केट में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि T+1 सेटलमेंट का बेनिफिट अब ट्रेडर्स ले रहे हैं, और अगर ट्रेडर्स के लिए 10% टैक्स जो कि अभी तक 15% देते आ रहे हैं तो वो रिलीफ मिल जाएगा सर। 5% का टैक्स में बेनिफिट, तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा स्टॉक मार्केट के लिए। सब बिल्कुल ये होगा, और इनफैक्ट ये जो T+2 का जो सेटलमेंट साइकिल जो अभी 1 फरवरी से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसने ऑलरेडी आप देखेंगे कि जब मार्केट्स डिस्काउंटेड स्टेट में जा रही थी, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके बाद T+2 सेटलमेंट डे को देखने के लिए हम देख रहे थे कि मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, और आप देखेंगे मार्केट्स पॉजिटिव रिएक्ट करना स्टार्ट कर गया था। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं दैट देयर इज अ रे ऑफ होप विद इन द इंडियन मार्केट्स कि वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेके बहुत पर्टिकुलर है कि एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है, सो दैट स्टॉक मार्केट्स बेटर परफॉर्म करें, इकोनॉमी ग्रो हो, और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इधर उधर इन्फ्लेशन को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, या फिर यूएस रिसेशनरी का जो हेडविंड इंडिया को इतना ज़्यादा हिट ना करे, तो वो सब ये बजट जो है वो केटर करेगा, डेफिनेटली केटर करेगा। एंड सिंस दिस बीइंग द लास्ट बजट फॉर दिस गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा गवर्नमेंट को अपनी कैपेबिलिटीज को और प्रूव करने का, जो कि वो प्रूव भी कर पाएंगे कि हाँ, मतलब नॉट ओनली द एफआईआईज, डीआईआईज, एफडीआईज सब कुछ प्रॉपरली वर्क करेंगे, सो दैट इट लीड्स टू द ग्रोथ इन दिस कंट्री एट लार्ज। सिद्धार्थ जी, कुछ ऑयल एंड गैस में जो ये अभी जो टैक्स लगे थे जुलाई में कि इनको विंडफॉल टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही है क्या? मार्केट ऐसा एंटीसिपेट कर रहा है क्या? हाँ, इस पर क्लैरिटी नहीं आई थी, जिसके कारण ऑयल एंड गैस एक्चुअली काफ़ी टाइम से नेगेटिव जोन में चल रहे हैं और उसके इंडिसेस भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इस बजट में ऐसा एंटिसिपेटेड है कि ऑयल एंड गैस को लेके जो टैक्सेशन फ्रंट पे जो बात करी जा रही है उसको और स्ट्रीमलाइन करने की बात करने को कोशिश करी गई है, करेंगे इनफैक्ट, सो दैट एटलीस्ट ये पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रॉपरली एक प्रॉपर ग्रीन्स में आ सके, और जो भी इससे रिलेटेड जितना भी मैन पावर है या जितने भी इंडेक्स में वेटेज है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए, सो दैट एटलीस्ट वी कैन सी एटलीस्ट इसके टैक्सेस को रैशनलाइजेशन एट वन एंड एंड एट द सेम टाइम मार्केट्स प्रॉपरली रिएक्ट करने लगे विद द ऑयल एंड गैस का कंट्रीब्यूशन एट द अदर एंड। ये दोनों इस बजट से एंटिसिपेटेड है ऑलरेडी सर। बिल्कुल। सर, आपसे बात हो रही थी प्री बजट, और
खुशी कितनी है? वेल सर, इस पूरे बजट को मैंने बहुत प्रॉपर्ली एनालाइज किया। मुझे लगता है कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो डिजिटल सेक्टर के लिए हो, चाहे वो यूथ एम्पावरमेंट के लिए हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, आई थिंक द फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी पूरी इंसाइट्स दिखाई। जिस तरीके से जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, इंक्लूसिव गवर्नेंस का, मुझे लगता है वो इस बजट में मुझे पूरी तरीके से देखने को मिला। इनफैक्ट अगर कॉरपोरेट्स की बात किया जाए या एक हायर सेगमेंट ऑफ पीपल की बात किया जाए जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं 40% से ऊपर, इस बजट में जो उनके लिए टैक्सेशन रिलीफ मिला है, स्पेसिफिकली इन द सरचार्ज वाला पार्ट, वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वेदर इट इज़ कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड बजट और इट इज़ सोशलिस्ट ओरिएंटेड बजट, इट्स अ मिक्स्ड बजट where all the sections of society are equally getting empowered. Environmental aspect के लिए इतना काम किया, मैनग्रूव्स के लिए इतना काम कर रहे हैं, नेचुरल डायमंड एक इनोवेशन, एक नया आइडिया आया जहाँ पे सेम लैब ग्रोन सीड्स हैं और उनसे नेचुरल डायमंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो दैट we can have new ideas, new innovations coming up. तो ये एक बहुत ही सकारात्मक बजट मुझे लगा ये इस टाइप का बजट है जो एक्चुअली इट इज़ लेइंग अ रोड मैप फॉर द न्यू बजट्स टू कम। एंड ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी के लिए ऐसे ही बजट के लिए ज़रूरत है। आपने देखा इसका फिस्कल डेफिसिट इन्होंने कम करने की बात करी, जो कि बहुत लाजमी है, जो कि बहुत ज़रूरत है मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए। इन्फ्लेशन कम करने के लिए तो गवर्नमेंट ताबड़तोड़ लगी पड़ी है। आप जीएसटी में देखिए कितने रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, जीएसटी को किस तरीके से रैशनलाइज कर रहे हैं, जीएसटी के रेट्स बहुत सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंपोर्ट ओरिएंटेड आइटम्स पे कम कर दिया है। तो बेसिकली ये क्या है, ये आयात निर्यात के एक बहुत सही साधन है। चाइना +1 जैसे कि आप लोगों ने बोला, उस स्ट्रैटेजी को प्रमोट करने के लिए जहां मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए इस कंट्री में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे पहले टैक्स पे जाते हैं। तो आई थिंक ये उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हो रहा है, रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, शिपिंग हो गया, मतलब आई मीन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस, फ्रॉम ऑल द सेगमेंट्स, फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, मेरे ख्याल से ये सब लोगों के लिए बहुत हितकारी बजट है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप देखिए ओल्ड एज, जनरली एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मुझे प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं कि ओल्ड एज पेंशनर्स के लिए सरकार ने क्या किया। तो आज ये जो सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं जहाँ पे उन्होंने लिमिट्स इंक्रीज कर दी, बोथ फॉर द ईयरली एंड बोथ फॉर द मंथली बेसिस, एंड मतलब जहाँ 4.5 लाख से इंक्रीज करके शायद 9 लाख कर दी, मतलब ये बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है जहाँ पे इवन ये जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक टैक्स एम्बिट को इंक्रीज करने के लिए जहां 7 लाख तक इंक्रीज कर दिया, कॉरपोरेट्स को रिलीफ देने के लिए, जो हाईएस्ट सेगमेंट के जो लोग हैं वहां पे उनके टैक्सेस को कम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, लोकल आर्टिसंस के लिए कितना काम किया जा रहा है इस बजट में। मुझे लगता है ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत सकारात्मक बजट है और इसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हैं। और दैट इज आई थिंक द रीजन के मार्केट्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं मार्केट में उछाल, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, आज काफ़ी कुछ मार्केट्स में इंक्रीज हम देख सकते हैं, जिसके कारण मुझे लगता है सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी काफ़ी खुश हैं इस बजट से। सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ जी, अगर मैं देख रहा हूं कि जो गवर्नमेंट का फिस्कल मैथ्स है, इसमें अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज आते हैं, इनकम टैक्स से 15%, एक्साइज से 7%, कॉर्पोरेट से 15%, जीएसटी से 17%, और जो बोरोइंग है अभी भी 34% है। इस साल में गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो उनकी मैच्योरिटी आ गई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को शायद बोरोइंग प्रोग्राम 15.43 लाख पर करना पड़ रहा है। आप कितने संतुष्ट हैं अपने एस्टिमेट्स के अनुसार, क्योंकि मार्केट को 3 ही कंसर्न थे कि फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग प्रोग्राम और कोई कैपिटल गेन टैक्स, इन तीनों में से बोरोइंग पर क्या? देखिए, जहां तक बोरोइंग्स की बात है, सरकार ने जो इनके जो मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड्स आ रहे हैं वो आपने सही बोला, बोरोइंग सरकार जो है वो रिलेटिवली कम कर रही है विज़ जो पास्ट में इन्होंने बोरोइंग्स करी है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो फिस्कल डेफिसिट के लिए जो बोरोइंग प्रोग्राम, फिस्कल डेफिसिट जो कम हुआ है वो बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि बोरोइंग्स कम हो रही है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट रहा है जो सरकार ने लिया है।
और मेरे ख्याल से इसके ऊपर बिकॉज ऑफ दिस लो बोरिंग कॉस्ट मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत होने वाला है। सरकार के पास ज़्यादा एक्सपेंसेस, ज़्यादा एक्सचेकर में पैसा रहेगा, जिसके कारण इसकी मैक्रो पैरामीटर्स, जैसे आपने बोला फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला था, वो इतना इफेक्ट नहीं होगा विद लोअर बोरिंग्स। और ये अलग नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज भी लेकर आ रही है अपने लिए, सो दैट एटलीस्ट वहाँ से रेवेन्यूज़ मोबिलाइज किया जा सकता है और जो एक ग्रोथ ओरिएंटेशन के लिए एक मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स का स्टेबिलिटी की ज़रूरत है वो वहाँ से अचीव हो जाएगा सर जी। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला, इसका जो जैसे हमने पास्ट में बोला था, फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी जो हमारे एक्सपेक्टेड था वही निकल के आया है। सिद्धार्थ जी, अगर हम देखें तो डिफेंस में जो गवर्नमेंट का एलोकेशन है ये अभी भी पूरे बजट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा है, करीब 5.94 करोड़। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट पर आता है 2.7, रेलवेज को जा रहा है 2.4। क्या आप इस एलोकेशन के साथ सेटिस्फाइड हैं? सर एक बहुत बड़ा कंसर्न जो हर बार रहा है हर एक बजट में, वो डिफेंस का एलोकेशन रहा है। लोग सेटिस्फाई नहीं होते थे डिफेंस के एलोकेशन से, उनको लगता था कि डिफेंस का एलोकेशन कम है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेसिवली हम देख पा रहे हैं कि डिफेंस का एलोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। विद जो जिस तरीके से एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो इंडिया के लिए आ रहा है, बोथ फ्रॉम द ईस्ट एंड फ्रॉम द वेस्ट, मेरे ख्याल से 5% प्लस एक डिफेंस की तरफ एक्सपेंडिचर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन अ कंट्री जहाँ पे बहुत सारे सुपर पावर्स हमारे ग्रोथ को कंट्रोल या कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है तो डिफेंस के लिए तो बिल्कुल सही है, एक सकारात्मक, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द डिफेंस सेक्टर। अगर हम रोड्स, रेलवेज की बात किया जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन जैसे कि पुराने स्पीकर्स ने बोला, एक लॉजिस्टिक्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए, एक सप्लाई चेन को इम्प्रोवाइज करने के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट करने के लिए, फ्रॉम द पैकेज टू डिस्पैच के टाइम को कम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोड्स को, रेलवेज को बहुत सकारात्मक बूस्ट मिले। और जिस तरीके से ये जैसे कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, उसी तरीके से हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर्स जो इंक्रीज हो रहे हैं ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहे हैं। और आगे के बजट में आप ये जो 5% और 2% देख रहे हैं, ये 5% 7 हो जाएगा और 2 5% हो जाएगा, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है एक डेवलपिंग इकोनॉमी को एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए। जी सिद्धार्थ जी, आप ये बताइए कि इस बजट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए कितना जोर दिया गया है? आपको लगता है कि इट इज मीटिंग द मोटिव ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? मैम, एम्प्लॉयमेंट के लिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट। और जिस तरीके से टिंकरिंग लैब्स की बात करी, IITs में इनोवेशन स्टेप्स की बात करी है, जिस तरीके से कौशल विकास योजना पे ये गवर्नमेंट फोकस कर रही है, उस हिसाब से एक यूथ को स्किल्ड बनाना वो सबसे बड़ा कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरकार ने बिल्कुल सही स्टेप उठाई है। बिकॉज ये अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस कंट्री के लिए कि किस तरीके से यूथ को मोबिलाइज किया जाए। और यूथ को मोबिलाइज करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप ये नहीं है कि उसको पढ़ाया जाए, पढ़ाने के साथ उसको स्किल बनाना बहुत जरूरी है थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, जिसके कारण इट इज़ द राइट डायरेक्शन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड टू मोबिलाइज द एनर्जी एक यूथ की इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू। थैंक यू सिद्धार्थ, आज हमसे जुड़ने के लिए, फॉर योर व्यूज़। वी विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज बजट जिसका सबको इंतज़ार था वो आ चुका है और आप काफ़ी खुश लगते हैं बजट से। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much for watching and stay with us. For a new video which is coming out soon, stay connected with Money Tree Partners.